जय हिंद साथियों। विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों आइए, आज जनरल साइंस का पार्ट 13 लेकर के मैं पुनः प्रस्तुत हूं। पिछला वीडियो जो आप 12 पार्ट में देखे थे साथियों, वो पिछला वीडियो था 45 नंबर का, कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अभी केंद्रीय बल के सिद्धांत पर दो या कोई नहीं साथियों, आप केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्योंकि आप मक्खन जब निकालते हैं तो यहाँ पे एक जो लकड़ी का बना हुआ रहता है, वो इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसको घुमाते हैं और वो इस दिशा में अपने बल को फेंकती है। और इस प्रकार से ये आप केंद्रीय बल के आधार पर सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए, अब आज के वीडियो का जो पहला सवाल होने वाला है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो जनरल साइंस 13, अगर 12 पार्ट तक आप नहीं देखे हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आइए, या तो फिर चैनल पर आकर के आप देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो जीके अर्थात जनरल साइंस सबके लिए बराबर होता है, लेकिन अगर विशेषकर अभी सक्षमता परीक्षा 2 और प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो निश्चित है कि बहुत ही अनुकरणीय होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। लालटेन की बत्ती के तेल का ऊपर चढ़ना तथा फ्लोटिंग पेपर का स्याही सोखने का कारण है। केशिकत्व क्रिया, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, कोई नहीं। केशिकत्व क्रिया, चूंकि आप जानते हैं ये केशिका के रूप में होता है ना, और इसी में जो है सो ये केशिकत्व क्रिया के कारण ही जो केरोसिन तेल होता है और वो जो है सो जो जलता है, फ्लेम ये जलता है, तो धीरे धीरे ये केशिकत्व क्रिया के कारण ये ऊपर चढ़ना शुरू होता है और यहाँ जलते जाता है और CO2 और लाइट हमें मिल जाता है। तो चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। आइए आगे सवाल लेते हैं। ये मैं सिलसिलेवार ढंग से ले रहा हूँ, इधर 2-3 वीडियो से मैं सिलसिलेवार ले रहा हूँ, 4 वीडियो से, इसीलिए 47 नंबर चला गया। लेकिन ये 500 क्वेश्चन का बनेगा, ये 500 क्वेश्चन का, इसीलिए चलते रहेगा। आप मेरा वीडियो प्रत्येक दिन देखते रहिए। चलिए यहाँ देखते हैं दूसरा सवाल है, 47 नंबर का सवाल है। तड़ी चालक बनाया जाता है। तड़ी चालक लोहा का, तांबा का, चांदी का, सोना, नन। तो तांबा का बनाया जाता है साथियों। अगर कोई बिल्डिंग आप बनाते हैं, ये जो बिल्डिंग आपका बना हुआ है, 2 मंजिला है, 3 मंजिला है, जो भी है बिल्डिंग बना हुआ, तो यहाँ पे तड़ी चालक बनाने के लिए यहाँ से जो है तार आप क्या करते हैं, इसे भूस्थित कर देते हैं, भूमि में गाड़ देते हैं, ताकि अगर यदि इलेक्ट्रिक स्पार्क हो, बादल से अगर यदि ये वज्रपात हो तो डायरेक्ट यहाँ से तुरंत जमीन की ओर उसे है ना कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए हमारा घर या तो हमारी जान माल की क्षति बिल्कुल नहीं होती है। इसीलिए तड़ी चालक किसे बनाया जाता है, तांबा से। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए ये बनवाना चाहिए, हम लोग जो घर बनवाते हैं उसमें बनवाना चाहिए, बहुत जरूरी चीज़ है। चलिए ये देखते हैं थोड़ा सा ये वीडियो। देखिए, तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने, मैडम क्यूरी ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, केपलर ने। साथियों बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने तड़ी चालक का आविष्कार किया था, इसीलिए इसको याद कर लीजिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 49 का सवाल आ गया साथियों, 49 आ गया। देखिए हाँ 49, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए ये सवाल है बहुत महत्वपूर्ण। निम्न में से अर्धचालक कौन कौन हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सभी। ये सभी होगा, अर्थात अर्धचालक मतलब पूर्ण चालक नहीं होगा। पूर्ण चालक में कौन कौन है? लोहा, तांबा, सोना, है ना, ये आपका जो है सो चांदी, ये सब क्या है, पूर्ण चालक है। लेकिन कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, लेकिन अर्धचालक के रूप में। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सबसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, लेकिन अर्धचालक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है साथियों, ये सवाल देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुंबक, 50 नंबर का, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव रुकती है, किस रूप में? पूर्व पश्चिम की दिशा में, उत्तर दक्षिण की दिशा में, लंबवत, या दोनों, या कोई नहीं। देखिए साथियों, ये जब भी इसको आप चुंबक को लेकर के एक धागा में जैसे ही लटकाइएगा तो ये पूरा उत्तर दक्षिण की दिशा में लटकेगा, उत्तर दक्षिण की दिशा में लटकेगा और कहीं नहीं जाएगा ये। इसीलिए ये उत्तर दक्षिण, लंबवत नहीं रहेगा, पूर्व पश्चिम नहीं जाएगा, उत्तर दक्षिण की दिशा में जाएगा। और यही कारण है कि चुंबक की सहायता से ही आज हम लोग जो पायलट होते हैं, हेलीकॉप्टर के, प्लेन के जो पायलट होते हैं, वो इन्हीं की सहायता से अपनी दिशा
क्लियर कर पाते हैं और वो अपनी दिशा में गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। इसीलिए बहुत ही जरूरी चीज़ है ये किसी भी तरह से ही रहेगा तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला है साथियों, इसमें कह रहा है चुंबकत्व समाप्त हो जाती है। कोई वस्तु चुंबक का है, जैसे मान लो यहाँ लोहा लाते हैं, ये चुंबक है, तो ये क्या होता है, इसकी जो रेखाएं है ये है ना, इस एक एट्रैक्शन फोर्स, चुंबकीय बल जो होती है करती है और ये लोहा खिंचा करके चुंबक की ओर चला जाता है। तो आखिर ये चुंबकत्व जो गुण है, इसमें प्रॉपर्टीज है, वो कैसे समाप्त हो जाती है? चुंबक को हथौड़े से पीटने से, चुंबक को गर्म करने से, ये दोनों काम कीजिएगा ना। चुंबक को हथौड़ा से पीट दीजिएगा तो उसकी जो रे है, उसकी जो शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी, चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा, या गर्म कर देते हैं वो भी, उससे भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 51 के बाद 52 नंबर सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमाणु बम आधारित है, नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर, नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर, दोनों या कोई नहीं। साथियों परमाणु बम जो होता है, जो कि नागासाकी और हिरोशिमा पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो जान लीजिए ये नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर है। लेकिन हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर है। और परमाणु बम से मैंने एक तरह से कहिए बहुत ही विनाशकारी हाइड्रोजन बम होता है। हाइड्रोजन बम ये नाभिकीय संलयन, और ये विखंडन जो है वो परमाणु बम है। परमाणु बम का किस पर आधारित है? विखंडन पर। इसीलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है साथियों, देखिए हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर, नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर। साथियों हाइड्रोजन बम जो है, हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा विनाशकारी होता है। इसीलिए ये जो है सो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अर्थात नाभिकीय विखंडन और संलयन है क्या? किसी वस्तु का विखंडित होकर के छोटे छोटे, बड़े वस्तु का विखंडित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाना, ये विखंडन कहलाता है। लेकिन छोटे छोटे वस्तु मिल करके एक बड़े वस्तु का निर्माण करना, ये संलयन कहलाता है। तो ये संलयन बन करके, ये नाभिकीय संलयन के आधार पर है ये, और ये इतना विनाशकारी होता है ना। जो हाइड्रोजन बम है वो जो परमाणु बम है उससे 1000 गुना विनाशकारी होता है। बहुत ही ये दुनिया को तहस नहस कर सकता है। इसीलिए ये नाभिकीय संलयन के आधार पर है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 53 के बाद 54 नंबर साथियों, देखिए 54 नंबर सवाल है, बहुत ही बढ़िया है। जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग द्वारा, यूरेनियम डेटिंग द्वारा। साथियों जीवों का अगर यदि अवशेषों की पता लगाना है कि कौन सा जीव कितने पुराने, जैसे कोई सड़ रहा है, किसी की हड्डी मिली हुई है, किसी का मांस मिला है, कोई सड़ पच गया है, जैसे कि कोई लाश अगर खोज रहे हैं 1 महीना बाद मिला, तो पता चल जाता है किस डेट को इसको मारा गया और कहाँ पे गाड़ा गया। तो ये कार्बन डेटिंग के, कार्बन 14 पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर ये निकाला जाता है। इसीलिए ऑप्शन ए होगा। लेकिन अगर कोई पदार्थ है, मैंने जीवों का है तो कार्बन डेटिंग, अब कोई पदार्थ है, किसी भी पदार्थ में सजीव ना होकर के वो निर्जीव पदार्थ कोई भी है, पेड़ पौधे, घर का, गृह का, जो भी है, जो भी वस्तु आपको देखना है, यूरेनियम डेटिंग के आधार पर उसका पता लगाया जाता है। इसलिए किसी अन्य पदार्थ का है तो यूरेनियम डेटिंग कहिए, और अगर जीवों की बात करें, जीवों के अवशेषों के बारे में, तो कार्बन डेटिंग कहिए। चलिए इसके बाद जो सवाल आ रहा है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये सवाल, आइए, पुरानी चट्टानों तथा निर्जीव पदार्थों आदि की आयु पता ज्ञात की जाती है। देखिए अभी तुरंत आ गया, कार्बन डेटिंग से जीवों का था, जीवों का अवशेषों का, और यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा जो है पुरानी चट्टानों या निर्जीव पदार्थों की आयु की ज्ञात की जाती है। इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ध्यान रखिएगा, अगर जीवों के अवशेषों की ज्ञात, अगर यदि आयु की ज्ञात करनी हो तो कार्बन डेटिंग कहिए, और किसी भी पदार्थ, चट्टान हो, जो जैसे हड़प्पा सभ्यता जो खोजी गई उसमें यही यूरेनियम डेटिंग का उपयोग करके अब पता लगाया गया कि कितने वर्ष पुराने ये जो स्नानागार था या तो जो शहर था वो कितने वर्ष पुराने बना हुआ था। ये सब चीज़ यूरेनियम डेटिंग बताया है। इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 55 के बाद 56 नंबर सवाल साथियों, 56, नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है कैडमियम की छड़, बोरॉन की छड़, दोनों में से कोई नहीं। साथियों कैडमियम की छड़ या तो बोरॉन की छड़, दोनों में से कोई भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 56 के बाद 57 आइए, यहाँ कहा जा रहा है, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है, क्यों? साथियों जब पहाड़ पर आप चढ़ेंगे तो यहाँ पे आप खाना जैसे ही आप बनाना शुरू करते हैं तो चूंकि जो वायुमंडल है, वायुमंडल हमारा पहाड़ पर जाने पर यहाँ घट जाता है। CO2 कम हो जाएगा, H2O कम हो जाएगा, Cl2 कम हो जाएगा, मतलब सब चीज़ यहाँ घट जाएगा। चूंकि यहाँ लेवल जो है नीचे में लेवल इसका बहुत अच्छा है,
लेकिन ऊपर जाने पर घट जाएगा। और जब घटेगा तो क्या होगा देख लेते हैं। क्योंकि वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होने से जल का क्वथनांक घट जाता है। वायुमंडलीय दाब क्यों होगा ज़्यादा? जब वायु जब घट गया ऊपर में तो वायुमंडलीय दाब यहाँ कम हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का क्वथनांक घट जाता है। हाँ, वायुमंडलीय जैसे कोई पात्र में अगर यदि आप जल रखे हुए हैं तो यहाँ दबाव कम है, क्योंकि वायु यहाँ है ही नहीं, वायु कम गया तो दाब कम है तो क्वथनांक इसका घट गया। मतलब जो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना चाहिए था वो अब 50 पर उबल रहा है, वहाँ वो 60 पर उबल रहा है। तो जितना जल्दी जल्दी जल उबल करके खत्म हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है, इसीलिए खाना वहाँ जल्दी बन ही नहीं पाता है। वहाँ टेम्परेचर उसको 100 पहुँचेगा तब नहीं, यहाँ 50 पर सब पानी वाष्प बन के उड़ रहा है। इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसलिए जब भी आप जाएं तो आप सतर्क रहें कि जो खाना आप बना रहे हैं किसी पहाड़ पर, तो वहाँ पे आपका क्वथनांक जो है सो जो क्वथनांक है वो घट गया है और जल्दी जल्दी पानी आपका उड़ते रहेगा, वाष्पित होते रहेगा। इसलिए एक बार में ज़्यादा पानी थोड़ा सा डाल दीजिए और प्रेशर कुकर वगैरह है तो उसको बढ़िया से उसको बनाइए। वहाँ चूँकि वायुमंडलीय कम होने के कारण वहाँ जो है सो जल का क्वथनांक घट चुका है। जो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पित होना चाहिए था नीचे में, वो वहाँ 60 पर हो रहा है या 70 पर हो रहा है। तो चूँकि जल्दी जल्दी पानी वाष्पित हो जा रहा है, खाना नहीं बनेगा आपका। आप बोख जाइएगा, लेकिन ध्यान रखिए ये चीज़ होता है पहाड़ों का। इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए बी ऑप्शन। अगला सवाल है साथियों, अगला सवाल है, देखिए ये कह रहा है नाभिक का आकार होता है 10⁻10 मीटर, 10⁻5 मीटर, 10⁻−10 मीटर, यही होता है 10⁻−10 मीटर। अर्थात एक पर 10 बार सुना दीजिए, बताइए इतना मीटर होता है वो नाभिक का आकार। चूँकि नाभिक बहुत छोटा है ना, रदरफोर्ड साहब जब बम्बार्डिंग किए थे तो उन्हें पता चला था कि नाभिक बहुत छोटा है पाउंड की अपेक्षा, इसलिए 10⁻−10 मीटर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इतना, माने 1/10 पर 10 पावर से भाग दीजिए 1 मीटर में, 1 मीटर में इतना भाग दीजिए, तब पता चलेगा कि कितना छोटा वो जगह है ये नाभिक का। इसीलिए ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका। चलिए 58 के बाद 59 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा है साथियों। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किया था न्यूटन ने, मैडम क्यूरी ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, हेनरी बेकुरल ने। हेनरी बेकुरल ने किया था, हेनरी बेकुरल ने किया था। ये तो जो आपका अभी हम तड़ित वाला देखे थे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन तड़ित वाला किए थे, है ना, का आविष्कार किए थे। हेनरी बेकुरल ने रेडियोधर्मिता का आविष्कार किए थे, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 59 के बाद 60 नंबर में आइए साथियों। 60 में कह रहा है ज्योति फलस का मात्रक है ल्यूमेन, वाट, मीटर, केल्विन। केल्विन तो ताप का है, मीटर तो जान ही रहे हैं लंबाई का है, और वाट तो ये विद्युत से संबंधित है, ल्यूमेन होगा ल्यूमेन, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ज्योति फलस का मात्रक है ल्यूमेन। आइए 60 के बाद 61 नंबर सवाल में आते हैं साथियों। इसमें शक्ति का मात्रक क्या होता है? केल्विन, जूल, मीटर, वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? केल्विन, जूल, मीटर, वाट। तो वाट होगा, डी नंबर होगा, इसलिए वाट होगा यहाँ पे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगले सवाल है 62 में, प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का अपवर्तन, ध्वनि तरंगों का परावर्तन, ध्वनि तरंगों का सीधा गमन। ध्वनि तरंग जैसे कि देखिए ये दीवार है, अब यहाँ से कुछ आप बोल रहे हैं, यहाँ से कुछ बोल रहे थे, ये आवाज़ यहाँ पे जाती है, आवाज़ गई और आवाज़ पुनः लौट आई, है ना, पुनः इसी दिशा में लौट रही, जिस तरह लाइट लौटती है, लौट आई तब ने प्रतिध्वनि हुई, यही आवाज़ लौटती है, जिसका मतलब क्या है? परावर्तन के कारण, ध्वनि तरंगों का परावर्तन, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए 62 के बाद 63 नंबर में आते हैं साथियों। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखिए 63 नंबर क्या कहते हैं, पारा का हिमांक कितना होता है? पारा का हिमांक कितना होता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है। पारा का हिमांक कितना होता है? देखिए साथियों ये कितना होता है देख लीजिए, 45 डिग्री सेल्सियस, 44 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस। साथियों 39 डिग्री सेल्सियस होता है पारा का हिमांक। पारा का हिमांक 39 डिग्री सेल्सियस, इसलिए ये हिम मतलब बर्फ में बदलेगा ये कब? जब इस 39 डिग्री सेल्सियस, है ना, इसलिए ये कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल है। 64 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा है साथियों। पारा का क्वथनांक कितना होता है? पारा का क्वथनांक कितना होता है? 355 डिग्री सेल्सियस, 358 डिग्री सेल्सियस, 357 डिग्री सेल्सियस,
195 डिग्री सेल्सियस। साथियों 357 डिग्री सेल्सियस होता है, 357 डिग्री सेल्सियस। साथियों समझ सकते हैं, पारा को अगर यदि वाष्पित करना है, उबालना है, दबकाना है, अगर क्वथन में बदलना है, वाष्पित करना है, इतना डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। इतना तो हम लोग दे ही नहीं पाएंगे, यहाँ तो 40-45 लाते जाते हालत खराब हो जाता है। चलिए इसीलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, 357 डिग्री सेल्सियस। 64 के बाद 65 में आते हैं साथियों। 65 देखिए कह रहा है, 65 बहुत अच्छा कह रहा है। इसमें कह रहा है सूर्य के प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, बैंगनी का, लाल का, हरा का, नीला का। साथियों इसको याद कर लीजिए, बेनी, बेनी आह पी नाला, बेनी याद है, शुरू में क्या है बैंगनी, इसलिए बैंगनी, बैंगनी का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है, बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन इसलिए ए होता है। इसको इंग्लिश बोलते हैं विविड ग्योर, विविड ग्योर। लाल का सबसे कम होता है और बैंगनी का सबसे ज्यादा, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए 65 के बाद 66 नंबर सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये सवाल, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत, कोई चीज अगर तैरेगा पानी में तो इसकी खोज किसने की? चलिए हेनरी बेकुरल ने, आर्किमिडीज ने, न्यूटन ने, कोपरनिकस ने। साथियों आर्किमिडीज ने, आर्किमिडीज साहब ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिस्टम सिद्धांत खोज की। उसने कहा था कि किसी वस्तु को अगर यदि आप किसी पात्र में डुबाते हैं, गेंद है, गेंद को डुबा रहे हैं, तो गेंद डूबने के बाद जितने पानी को इसने विस्थापित किया है, जितने पानी को इसने विस्थापित किया है, उतने ही इसकी जो है सो, ये देखिए उत्पन्न यहाँ पे जो है जी का मान है और ये फ्लोटिंग यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये फ्लोटिंग लगा हुआ है। तो वस्तु के विस्थापन जो होता है, जितना विस्थापन होता है उतने ही उसकी जो है सो द्रव्यमान के कारण जो है सो ये अपने, या यूं कहिए कि अगर किसी वस्तु को आप, जैसे रुकिए देखिए, किसी वस्तु को अगर यदि फ्लोटिंग कराना है, मान लीजिए इसमें पानी आप डाल दिए हैं, तो आर्किमिडीज साहब ने कहा था कि किसी वस्तु को अगर यदि ये गेंद है, गेंद का जितना भाग पानी के अंदर गया है, वो जितना भाग गेंद विस्थापित करता है पानी का, उस पानी का वजन जो है सो लगने वाले उत्प्लावन बल के बराबर होता है। जितना उत्प्लावन बल लगेगा वो उस पानी के वजन के बराबर होगा। अर्थात अगर यदि हम कहीं तैर रहे हैं, मान लीजिए अगर हम किसी नदी में तैर रहे हैं, तो जितना पानी हमारे शरीर ने विस्थापित किया, वो पानी का भार जो उत्प्लावन बल हमारे ऊपर लगेगा उसके बराबर है। बस यही आर्किमिडीज साहब कहे थे। अर्थात लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिस्टम, इसी के आधार पर आज जो है सो आर्किमिडीज साहब के आधार पर आज नाव, चाहे बड़े बड़े जहाज, टाइटैनिक जो डूब गया 1912 में, ये सब सारा इसी के सिद्धांत पर कार्य कर रहे थे। अर्थात बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बहुत बड़ा काम इन्होंने किया था। चलिए 66 के बाद 67 नंबर सवाल साथियों, बहुत बढ़िया। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? दाब कम होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया, हाँ देखिए ये है, तो साथियों ये होगा, बी ऑप्शन होगा। दाब अधिक होने से, कि बर्फ का टुकड़ा ये लिए और ये भी बर्फ का टुकड़ा लिए, दोनों को प्रेशर देके दबा दिए, तो क्या होगा, दाब यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया। दाब ज़्यादा बढ़ा तो निश्चित है इसका गलनांक जो है, गलनांक इसका जो इसको गलना चाहिए था जा करके मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस पर, या तो 4 से ऊपर डिग्री सेल्सियस पर, घट करके पहले ही ये गलना शुरू हो जाता है, अर्थात इसका गलनांक घट जाता है, तो ये जो है चिपक जाता है आपस में, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 67 के बाद 68 नंबर सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए, गाड़ी के साइड मिरर में प्रयुक्त दर्पण होता है, अवतल उत्तल दोनों, कोई नहीं, ये तो अवतल है। जैसे यहाँ जो गाड़ी है, गाड़ी चल रही है ना, चल रही है, यहाँ ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं, तो इसके बगल में जो शीशा लगा हुआ है वह है उत्तल दर्पण, और ये जो दंत चिकित्सक जो यूज करते हैं, डॉक्टर साहब जो यूज करते हैं, वो है अवतल दर्पण, इसीलिए बी ऑप्शन लगाइए गाड़ी के मामले में, बी ऑप्शन। 68 के बाद 69 देखिए, दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं, तो अवतल होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर डॉक्टर साहब है ना यहाँ पे टॉर्च लगा लिए हैं, एक ठो टॉर्च लगाए, देखिए टॉर्च लगाए, और यहाँ से एकत्रित करके लाइट दे रहे हैं, और किसी को मुंह खोलने के लिए कहा, कोई पेशेंट आया है उसको मुंह खोलने के लिए कहा,
तो उनके अंदर लाइट ले जा करके वो दांत की जो सड़ा हुआ दांत है, क्या है, जीभ में कुछ कंठ में फंसा हुआ है या जीभ कहीं कटा हुआ है, दांत का जितना भी दांत को बारीकी से देखना होगा तो ये डॉक्टर साहब आसानी से देख लेंगे। ये माथे में लगा लेते हैं, ये कहाँ लगाते हैं, माथे में लगा करके ऐसे करके देखते हैं। तो चलिए इसीलिए हो जाएगा अवतल, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 69 के बाद 70 नंबर सवाल बहुत अच्छा है। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है क्यों? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण। अपवर्तन के कारण, अर्थात ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए क्षमा कीजिएगा साथियों, ये व्यतिकरण के कारण होगा, क्षमा कीजिएगा। देखिए ये सवाल जो है बहुत ही अच्छा है। अपवर्तन के कारण, जैसे कोई गिलास अगर रखी हुई है, गिलास, तो वो टेढ़ी प्रतीत होगी क्योंकि ये अपने दिशा से, है ना, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ मान लीजिए पानी है और यहाँ पे हवा है, तो अपवर्तन ये हो रहा है, लेकिन ये व्यतिकरण के कारण होता है, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है क्यों? तो वो व्यतिकरण के कारण, क्षमा कीजिएगा। चलिए 70 के बाद 71 नंबर सवाल में आते हैं साथियों। इसमें कह रहा है, इसको थोड़ा सा, हाँ देखिए ठीक है, इसमें बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्यों? वायुमंडल में तैरते हैं क्यों? देखते हैं कभी कभी बादल ऐसे ऐसे वायुमंडल में तैरते रहता है ना, ऊपर, हम लोगों को आश्चर्य लगता है कैसे तैर रहा है ऐसे करके, बहुत ऊंचा में। तो क्यों तैरते रहते हैं? वायुमंडल के बादल की अपेक्षा कम घनत्व होने के कारण, वायुमंडल के बादल की अपेक्षा कम घनत्व, वायुमंडल का घनत्व अगर कम रहेगा, जिसकी घनत्व कम रहेगी वो ज्यादा घनत्व वाले में तैरेगा। तो यहाँ पे किसका, ये तो पूरा वायुमंडल है, इधर पूरा वायुमंडल है ना, ये पूरा वायुमंडल है और ये बादल है आपका। तो किसका घनत्व कम है? जो घनत्व कम रहेगी वो इसमें तैरेगी, और जिसका घनत्व ज्यादा रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा। तो निश्चित है इसमें घनत्व किसका कम है? बादल का घनत्व कम है। तो देखिए यहाँ पे वायुमंडल की अपेक्षा बादल के कम घनत्व होने के कारण, ये बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। तीसरा कह रहा है बादल वायुमंडल के घनत्व बराबर होने के कारण, नहीं ये नहीं, इसलिए बी ऑप्शन होगा कि बादल का जो घनत्व है, ये घनत्व बादल का कम है, इसलिए वायुमंडल में ही तैर रहा है। चलिए 71 के बाद 72 नंबर सवाल साथियों, देखिए एक्स किरणों की खोज किसने की? रोंटगन 1895, डाल्टन, न्यूटन नन, यही हुआ ये नंबर। रोंटगन 1895 में एक्स किरणों की खोज इन्होंने की थी। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए 72 के बाद 73 नंबर, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। चलिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कोबाल्ट 60 से ही मेडिसिन तैयार की जाती है कैंसर के इलाज में, ये बहुत बड़ा सहयोग का काम करता है, बहुत बड़ी मेडिसिन इसे बनती है। चलिए बादलों की दिशा या गति मापने वाला यंत्र कहलाता है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, नेफोस्कोप। सर साथियों टेलीस्कोप हो गया दूर की वस्तु को देखने वाला, दूर। माइक्रोस्कोप बहुत छोटी छोटी वस्तुओं को देखने वाला, कीड़े मकोड़ों को, जो कीड़े मकोड़े कीट होता है ना, जो जैसे मादा एनाफेलिज मच्छर, उसके जो कीटाणु है उसको देखने के लिए। और नेफोस्कोप क्या है? बादलों की दिशा और गति मापने के लिए नेफोस्कोप का प्रयोग किया था, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 74 के बाद 75 नंबर सवाल है साथियों, ये 75 नंबर सवाल बहुत अच्छा है। देखिए पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, यदि बर्फ का टुकड़ा पूरा पिघल जाए तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं। देखिए मान लीजिए ये गिलास में पानी है, इसमें आप क्या किए, बर्फ का छोटा सा टुकड़ा डाल दिए और बर्फ इतना डूबा हुआ है, इतना बर्फ डूबा हुआ है, पानी है। अब जब ये पिघल जाता है तो क्या होगा? पानी का स्तर घटेगा कि बढ़ेगा? तो चूंकि आर्मुडी साहब क्या बोले थे कि जितना ये डूबा हुआ है, जितना पानी को विस्थापित किया, ये पिघलने के बाद उसका स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए अपरिवर्तित रहेगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए 75 के बाद 76 नंबर सवाल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। 75 नंबर तक हम गए इस वीडियो में, और मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ वीडियो अच्छा लगा होगा। पहली बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नए वीडियो के साथ पुनः हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।